हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के क्लास पे नया सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टार्ट होगा, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो CRSU, MDU, CBLU और IGU स्टूडेंट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशंस आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया है आपको, उसमें आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल, टाइप, प्रोसेस एंड प्लानिंग। ठीक है, पर्पस एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है, तो हमने क्या किया, केवल असेसमेंट की मीनिंग एंड डिफिनीशंस को लिया है, इम्पोर्टेंस को लिया है और टाइप ऑफ असेसमेंट को लिया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ असेसमेंट। सो असेसमेंट मतलब होता है यहाँ पर आकलन क्या है, ठीक है, इसके महत्व क्या हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। इस तरीके से आपसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट इज असेसमेंट, या फिर प्रिंसिपल, या फिर इम्पोर्टेंस, या फिर टाइप ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो डिटेल में आपको ये टॉपिक तैयार करके जाना है। क्यों कवर करना है, क्योंकि चैप्टर या सब्जेक्ट का नाम ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज असेसमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आंसर्स आपको इसी तरीके से करना है, लाइक आंसर नंबर 1। देन सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ असेसमेंट बताना है कि असेसमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको हेडिंग करनी है मीनिंग ऑफ असेसमेंट, या आप इसकी जगह पर लिख सकते थे कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। द टर्म असेसमेंट इज़ द वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स और टूल्स दैट एजुकेटर्स यूज टू इवेल्युएट, measure and document the academic readiness, learning progress, skill acquisitions और educational need of students। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या है, ये एक वाइड वैरायटी है, यानी कि क्या है, ये मेथड या टेक्निक्स है या टूल्स है जो कि कोई भी एजुकेटर का मतलब टीच करने वाला यूज करता है। क्यों यूज करता है इस मेथड को, ताकि वो क्या क्या चीज़ें पता कर सके, स्टूडेंट्स को इवेलुएट कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके, उसकी जो भी प्रोग्रेस है उसको वो मेजर कर सके, उसके एकेडमिक रेडीनेस को डॉक्यूमेंट कर सके, उसकी लर्निंग प्रोसेस को वो समझ सके कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसकी स्किल्स को समझ सके एंड उसकी एजुकेशनल नीड क्या है ये पॉइंट समझ सके। ठीक है, तो एक एजुकेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सबसे पहले मीनिंग समझें कि असेसमेंट क्या है, देन वो स्टूडेंट्स को ही समझा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर के टीचर होने जा रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस टेक्निक्स को यूज करके आप अपने बच्चे को क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ सेट कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट आपको समझ आ गया होगा। देन आपको हेडिंग करनी है डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें और आप पेज को भी कवर कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेज होते हैं तो उस पेज को भी भरना होता है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ आए और आप वो आपको अच्छा मार्क्स भी दे सके। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे ही एक तरीके से कह सकते हैं प्रवक्ता हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी डिफिनीशंस दी है, बट यहाँ पर हमने जो डिफिनीशंस ली है वो पोलंबा और वंटा के अकॉर्डिंग ली है। इसके अलावा हुबा एंड फ्रीड ने भी दिया है, ठीक है, इरविन ने भी दिया है, बट हम देखते हैं कि पोलंबा एंड वंटा ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू पोलंबा एंड वंटा, यानी पोलंबा एंड वंटा के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, review and use of informative about educational programs undertaken for the purpose of improving students learning and development। असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शंस है। ठीक है, यानी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं और यूज ऑफ इंफॉर्मेटिव अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, शैक्षिक प्रोग्राम होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस के जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं उस टेक्निक को यूज करना
अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के शैक्षिक डेवलपमेंट के लिए, उनको लर्निंग में इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अपना सिस्टमैटिक कलेक्शंस करते हैं, रिव्यू करते हैं, जो भी हमारे पास एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर इंफॉर्मेशन है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं लर्निंग स्किल में एंड उनको डेवलप्ड करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है असेसमेंट? तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके लिए हम देखते हैं कि असेसमेंट हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब आप ऐसे ही समझ लो, आप कुछ भी क्लास में पढ़ाकर आ गए और आपने ये नहीं इवैल्यूएट किया, आपने ये नहीं एसेस किया कि किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, बस आपने क्लास में लेक्चर दिया और चले आए, ठीक है। तो क्या इससे बच्चे ने एक प्रॉपरली जो उसको नॉलेज चाहिए था उसको गेन किया? नहीं, ठीक है। तो इसलिए असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस लिए? सक्सेसफुल लर्निंग के लिए। सक्सेसफुल लर्निंग किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव टीचिंग पर डिपेंड करता है और क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम और टीचिंग हमारी इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, तो लर्निंग इस पर डिपेंड करेगी कि सक्सेस हुई है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिससे हमको पता चल पाएगा कि हम स्टूडेंट्स को कैसे एसेस करें, ठीक है। वी शुड एसेस स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को एसेस कर सकते हैं, आकलन उनका कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही नोट्स में लिखना है, जब भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको प्रॉपरली इसी तरीके से ही लिखना है, ताकि पेज भी कवर हो जाएंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। एग्जामिनर को पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे पढ़कर समझ जाएगा। पहला है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ ऑप्शंस, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑप्शंस प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कराना चाहिए ऑप्शंस? जैसे आपने उनको कोई टॉपिक दिया, आपने कोई प्रोग्राम उनको दिया, ठीक है, तो उनको आप ऑप्शंस दें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने ऑप्शंस को चॉइस कर सकें, चुन सकें, ठीक है। दूसरा, टू डायग्नोज फॉल्ट एंड इनेबल स्टूडेंट टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, यानी उनको प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, कहाँ से वो मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियाँ कहाँ पर वो कर रहे हैं, उसको आपको डायग्नोज करना है। देन आपको स्टूडेंट्स को इनेबल करना है ताकि वो अपने जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उनको वो रेक्टिफाई कर सकें, दूर कर सकें। थर्ड है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर बच्चों में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो उस प्रेशर्स को कम करने के लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सो फोर्थ देखेंगे टू गाइड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आप उनको गाइडेंस देंगे। गाइडेंस कैसे दे सकते हैं? फीडबैक प्रोवाइड करके। जैसे ही स्टूडेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है उसको हेल्प मिलती है इम्प्रूवमेंट करने में, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आप बच्चे को फीडबैक देंगे कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, कहाँ पर वो सही जा रहे हैं, कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। इस चीज़ को आप उन्हें गाइड करेंगे फीडबैक के थ्रू, ताकि बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। मोर डिटेल द फीडबैक वी प्रोवाइड, द ग्रेटर इज़ द लाइकलीहुड दैट स्टूडेंट्स विल हैव अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जितना ही ज़्यादा हम फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे, बच्चे अपने आप में उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी को पाते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि हमको फीडबैक उन्हें मस्ट है कि देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब इनसे रिलेटेड जो आपको समझ आ रहा है। तो जब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप उसके अंदर भी टॉपिक बना सकते हैं। फिफ्थ है टू क्लासीफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब टू क्लासीफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो बच्चे होते हैं उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे का, या पूरा कंपेयर करके आप बता सकते हैं। मीन्स क्लासीफाई आप करें, उनको ग्रेडिंग दें कि वो अभी इस ग्रेड में चल रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर दें कि अभी वो किस कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूव लाने की कोशिश करते हैं। टू एनेबल स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन, बच्चों को ये बताना कि वो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको पॉजिटिव फीलिंग देना कि वो प्रोग्रेस में हैं। जब वो जानते हैं कि हाँ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं और अपने आप में अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
पॉइंट 7 है टू गिव अस फीडबैक ऑन हाउ आवर टीचिंग इज गोइंग, और बच्चों को ये बताना कि वो टीचर्स को भी फीडबैक दें कि टीचर्स की टीचिंग जो है वो कैसी है, वो उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम बच्चों को ही समझाते हैं और हमारे अंदर क्या एरर हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको नहीं समझ पा रहे हों। कुछ बच्चे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों को आप ये अपॉर्चुनिटी दें, आप उनको बताएं कि अगर हमारी टीचिंग्स में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। ओके, तो ये होता है इम्पॉर्टेंस, क्यों हमें असेसमेंट करना चाहिए और किस तरीके से हमको असेसमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे 7 तरीके हैं जिससे हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। ना टाइप ऑफ असेसमेंट, अब असेसमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अगर हम बुक में देखें तो बुक में तो बहुत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ उसमें से कुछ क्या मैक्सिमम मैंने सभी कवर किए हैं। आपको जितने भी याद हो जाते हैं आप उसको एग्जाम में उतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। 16 मार्क्स का आता है तो उसके हिसाब से आप पूरे ही मार्क्स कवर कर देना, पूरे ही पॉइंट। अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ हेडिंग कर देना या एक एक लाइन सब में लिख भी देना, ठीक है। बस समझना है आपको, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आ रहा है और आपको उसको किस तरीके से फिर से लिखना है, ठीक। तो टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे पहला टाइप हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग फीडबैक। It should indicate what is good about a piece of work and why this is good. Basically, find out problems of a student and improve it. फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 FA2 ऐसे होता है ना बच्चों का यूनिट टेस्ट। एक तरीके से आप समझ लें कि जैसे आपने कुछ बच्चों को क्लास में पढ़ाया, फिर आपने उसका टेस्ट ले लिया, आपने ये समझा, ये देखा कि क्या बच्चों ने अभी कुछ सीख लिया है, कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं या कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये बेस्ट कब हो सकता है, लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग फीडबैक। मतलब ये हुआ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग फीडबैक, उनको सिखाना कैसे फीडबैक प्रोवाइड करा के, ठीक है। इट शुड इंडिकेट व्हाट इज़ गुड अबाउट अ पीस ऑफ वर्क एंड व्हाई दिस इज गुड, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि क्या अच्छा पढ़ाया गया है और क्यों हुआ है अच्छा, ठीक है। यानी अगर उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है तो कैसे हुई है और क्यों हुई है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसी की तरह होता है, बस डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि उसमें एक प्रॉपर उनकी एक समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर फील्ड को एसेस करते हैं, ठीक है, कि उनमें लर्निंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यानी उनको सीखने में डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, ठीक है। तो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेम है, बट डायग्नोस्टिक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको समझ आ गया, जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है वो एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है, जिसमें हम बच्चे को ये देखते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या सीखा है, अगर नहीं सीख पाए हैं तो प्रॉब्लम उनमें कहाँ कहाँ पर आ रही है और उसको मॉडिफाई करवाना। दूसरा इसके जस्ट अपोजिट है समेटिव असेसमेंट। जैसे फाइनल रिजल्ट आता है हमारा जो एंड में होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट व्हिच आइडेंटिफाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ अटेनमेंट अचीवमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम नॉर्मली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ कोर्स। एग्जाम्पल रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो हमने अचीव किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टार्टिंग का हमें नहीं देखना, स्टार्टिंग में हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे टीचर्स या जो हमारे साथ एग्जामिनर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हम उसको सीखते जा रहे हैं। लेकिन फाइनल में जब वाइवा हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो जो वो रिजल्ट आया वो समेटिव असेसमेंट हुआ, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये हेडिंग है, द ग्रेडिंग ऑफ ईच पीपल्स परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। किसी मतलब हर एक व्यक्ति या हर एक शिष्य की जो परफॉर्मेंस है वो सभी के परफॉर्मेंस से रिलेट करके
करना नॉन रेफरेंस असेसमेंट होता है। एग्जाम्पल हम ये देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ग्रेड ए मीन्स टॉप 10% ऑफ असेसमेंट चार्ट। ठीक है, कोई असेसमेंट चार्ट है जिसमें ग्रेड ए का मतलब होता है टॉप 10%। अब टॉप 10% में होता क्या है, जैसे कि ग्रेडिंग का सिस्टम ये अच्छा होता है कि ग्रेड में क्या होता है, जो बच्चा 80 से 90 के बीच में है वो क्या है, ग्रेड ए उसको मिल गया। ठीक है, तो 80 से 90 के बीच में अब वो बच्चा 80 पा रहा है या 85 पा रहा है या 88 पा रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना पता है कि बच्चों को क्या मिला है, ग्रेड ए मिला है। ठीक है, तो यही है नॉन रेफरेंस असेसमेंट। देन इट मीन्स नो मैटर हाउ हाई और लो द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क प्रोड्यूस वाज द बेस्ट 10% वुड ऑलवेज रिसीव अ ग्रेड ए। ठीक है, जैसे फिर से समझ लो कि ग्रेड ए का मतलब हो गया कि 80 से 90%। अब बच्चे का नंबर है 80% तो भी उसे ग्रेड ए मिल रहा है, यानी ये जनरल स्टैंडर्ड का लो रैंक है और ये जनरल स्टैंडर्ड का हाई रैंक है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, ग्रेड ए ही मिल रहा है, चाहे वो 90% लाए या 80% लाए, 85 लाए, 88 लाए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। तो ये होता है नॉन रेफरेंस असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जैसे मैंने बताया अभी फॉर्मेटिव की तरह, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट बट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को ओवरलैप करता है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फील्ड के लिए, किसी फील्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है, किस फील्ड में आ रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्रूव करवाना। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, तो लर्निंग में अगर कहीं पर भाषा संबंधी कहीं प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग वगैरह में तो डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, रीडिंग में, अगर उसको लिखने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्ग्राफिया हो गया, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कैल्कुया हो गया। ठीक है, तो इन सबको समझना और उनको इम्प्रूव करना आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर। फिफ्थ हम देखते हैं डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक असेसमेंट मेजर्स व्हाट द स्टूडेंट अचीव्स व्हेन गिवन सम टीचिंग इन एन अनफेमिलियर टॉपिक और फील्ड। डायनेमिक असेसमेंट क्या होता है, डायनेमिक का मतलब ही होता है अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब हो गया यहाँ पर कि हम ये एसेस करें, ये मेजर करें कि अगर हमने बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया या किसी ऐसे फील्ड में विजिट कराया जिससे पहले वो कोई जानकारी नहीं थी, अनफेमिलियर था, बिल्कुल भी उसके टच में नहीं था वो पॉइंट्स, वो टॉपिक या वो फील्ड। ठीक है, हम उसको उसके बारे में पढ़ाए, समझाए, उसके बाद हम देखें कि उस बच्चे ने कितना सीखा उसके बारे में, तो ये होता है डायनेमिक असेसमेंट। ठीक है, इट कैन बी यूजफुल टू एसेस पोटेंशियल फॉर स्पेसिफिक लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ रेलिवेंट प्रियर अटेनमेंट। ठीक है, ये किस में यूजफुल होता है, ये हमें ये एसेस करने में यूजफुल होता है कि हम बच्चे के पोटेंशियल को चेक कर सकें कि अगर उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में तो भी उस चीज़ को वो कितने हद तक सीख सकता है। हम लोग को ये एसेस करने में बच्चों के अंदर डायनेमिक असेसमेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और टू एसेस जनरल लर्निंग पोटेंशियल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो किसी एक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आया, ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज नहीं मिल पा रही थी, तो उसकी जनरल लर्निंग पोटेंशियल्स को भी हम एसेस कर सकें, समझ सकें, वो हम किसके थ्रू कर पाते हैं, डायनेमिक असेसमेंट के थ्रू कर पाते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन एडवांस ऑफ द मेन बॉडी ऑफ टीचिंग। सो डायनेमिक असेसमेंट आपको समझ आ गया होगा क्या, बच्चों के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक जैसे वो किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं, ठीक है, नहीं जानते, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ाया और उसके बाद आपने मेजर किया कि बच्चे को ये टॉपिक कितना समझ आ गया। तो जब हम इस चीज़ की चेक करने के लिए करते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल कैसा है, तो वो कहलाता है डायनेमिक असेसमेंट। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉन रेफरेंस असेसमेंट। अब यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। यहाँ पर क्राइटेरिया रोल प्ले करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको रेफरेंस मानकर बच्चे को एसेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया है कि A to Z जिसको आता है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में रहेगा, A to
M जिसको आता है वो इस कैटेगरी में रहेगा। तो इसमें एसेस कैसे करना होता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे दिया जाता है और उस क्राइटेरिया को जो अचीव कर लेता है हम उसको देखते हैं कि हाँ वो फुलफ़िल कर रहा है। जो नहीं अचीव कर पाता है उस पर और ज़्यादा ही फोकस करने की ज़रूरत होती है। ईच स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज जज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स का जो अचीवमेंट है वो किस पर जज किया जाता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर जज किया जाता है। इन प्रिंसिपल नो अकाउंट इज टेकन ऑफ हाउ अदर स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड। ठीक है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि अदर स्टूडेंट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस नॉर्मेटिव थिंकिंग कैन अफेक्ट जजमेंट ऑफ वेदर और नॉट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट। ठीक है, तो जो नॉर्मेटिव थिंकिंग है वो अफेक्ट कर जाती है किसमें, जजमेंट में, वेदर और नॉट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट। जो उसने क्राइटेरिया रखा था वो अभी उस स्टूडेंट ने अचीव किया या नहीं अचीव किया है, इसमें यही चेक करना है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी शुड बी अस्योर्ड थ्रू प्रोसेस सच एज मॉडरेशंस, ट्रायल मार्किंग एंड कोलेशंस और ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो रिलायबिलिटी है इसकी विश्वसनीयता है या वैलिडिटी है, वैधता है इसकी क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट की। ठीक है, वो कैसे अस्योर कर सकते हैं, तो वो एक प्रक्रिया के थ्रू अस्योर कर सकते हैं, जैसे मॉडरेशन से, ट्रायल मार्किंग से या कोलेशन ऑफ एग्जाम्पल देकर बच्चों के रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है, अश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सिनॉप्टिक असेसमेंट। सिनॉप्टिक असेसमेंट encourage students to combine element of their learning from different part of a program and to show their accumulated knowledge and understanding of a topic or subject area। ठीक है, तो सिनॉप्टिक्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स को वो एक साथ क्या करें, अलग अलग पहले उसको समझें और उसके बाद उसको वो क्या कर दें, कंबाइन कर दें। ठीक है, तब रिप्रेजेंट करें, तो ये होता है सिनॉप्टिक असेसमेंट। इनकरेज स्टूडेंट्स मतलब ये बच्चे को इनकरेज करता है, क्यों, कंबाइन द एलिमेंट, जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में वो सीख रहे हैं, पहले इनको बड़ी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सीख रहे हैं, उसके बाद ये इसको कंबाइन करके बता रहे हैं या समझा पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। ठीक है, combine elements of their learning from different part of a program and to show their accumulated knowledge and understanding of a topic or a subject area. A synoptic assessment normally enables students to show their ability to integrate and apply their skill, knowledge and understanding gained in one part of a program to increase their understanding in the other part of the प्रोग्राम। जो सिनॉप्टिक असेसमेंट होता है या बच्चों को इनेबल करता है या इनेबल करता है किस चीज़ के लिए, उनकी एबिलिटी, कैसी एबिलिटी कि वो किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी इंटीग्रल एबिलिटी को शो करने के लिए सिनॉप्टिक असेसमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर एक इंटीग्रेट एबिलिटी होती है, यानी कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स को समाकलित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एंड अप्लाई दियर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को अप्लाई करके अपने नॉलेज को, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से, और उसकी वजह से वो किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। सिनॉप्टिक असेसमेंट कैन बी पार्ट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये और अदर फॉर्म ऑफ असेसमेंट भी बन सकता है। तो समझ आ गया होगा सिनॉप्टिक असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद उसको कंबाइन करके वो होल रूप देते हैं उसको। ठीक है, या फिर आप ये समझ लें कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कुछ सीखा, कुछ नॉलेज को इन्हेंस किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, स्किल्स को बढ़ाया, और वो क्या करता है, उनको किसी दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम की समझ में हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है सिनॉप्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट है इस इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट, दिस इज assessment against the student's own previous standards. It can measure how well a particular task has been undertaken against the student average attainment against their best work. This type of assessment tend to correlate with efforts to promote effort-based attributions of success and to enhance motivation to learn. ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, अगर हम बात करते हैं इप्सेटिव असेसमेंट की। ठीक है, स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, बच्चों की जो खुद की अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, एसेस करता है बच्चों को। इट कैन मेजर हाउ वेल अ पर्टिकुलर टास्क हैज़ बीन अंडरटेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एवरेज अटेनमेंट। ठीक है, मतलब जो
एक स्टूडेंट्स है, किसी एक टास्क को आपने दिया, ठीक है, उसको वो एवरेज में कितना कर सकता है या उसको वो बेस्ट कितना कर सकता है, ठीक है, तो उस टास्क को कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है एवरेज के बजाय, ये मेजर करना इप्सेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। तो इट कैन मेजर हाउ वेल अ पर्टिकुलर टास्क हैज़ बीन अंडरटेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट एवरेज अटेनमेंट अगेंस्ट देयर बेस्ट वर्क। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट टेंड टू कोरिलेट विद इफर्ट, ठीक है, इफर्ट के साथ किया जाना चाहिए। प्रमोट करता है इफर्ट बेस्ड एट्रीब्यूशंस के लिए ताकि सक्सेस मिल सके, एंड टू इन्हेंस मोटिवेशन टू लर्न, ठीक है, और बच्चों में क्या करता है, सीखने के लिए उनके मोटिवेशन को इन्हेंस भी करता है इप्सेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरनल असेसमेंट। इसका एक एग्जांपल हम बेहतरीन समझ सकते हैं कि स्कूल में जो हमारी क्लास टीचर होती हैं, कोई भी एक्टिविटी क्लास में कराती हैं, ठीक है, उस पर जो भी रिजल्ट देती हैं, मार्क्स देती हैं, बताती हैं कि हम में क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, वो होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कोई क्लास टीचर इसको मेजर करे। असेसमेंट एक्टिविटीज़ विच आर डिवाइज्ड, कैरीज आउट एंड मार्क्ड बाय क्लास टीचर, ये होता है इंटरनल। एंड एक्सटर्नल असेसमेंट, असेसमेंट एक्टिविटीज़ डिवाइज्ड बाय एग्जामिनर आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, जब स्कूल के बाहर कोई एग्जामिनर मेजर करता है, एसेस करता है, तो वो होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। कभी कभी इसमें क्या होता है कि एक मॉडरेटर होता है, ठीक है, नंबर वही देता है लेकिन वो हमारी क्लास टीचर को बोल देता है कि आप पूछिए क्वेश्चन से, आप मार्क करिए, ठीक है, उसके बाद मॉडरेटर क्या करता है, एक उस पर अपना लास्ट में ओवरव्यू दे देता है या अपना रिजल्ट दे देता है, वो भी एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। इनफॉर्मल असेसमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस विच इज़ कैरीड आउट इन द क्लासरूम, ठीक है, जैसे कि बच्चे क्लास में क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस पर मेजर करना, उसको ऑब्जर्व करना, ये होता है इनफॉर्मल। जबकि फॉर्मल असेसमेंट की बात करें तो इट मेड फॉलोइंग प्रियर वार्निंग दैट एन असेसमेंट विल बी कैरीड आउट, ठीक है, तो फॉर्मल में क्या होता है, पहले से ही बता दिया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, 26 जन को कुछ परफॉर्म करना है स्टेज पर, तो इसमें प्रियर नॉलेज होती है, प्रियर वार्निंग होती है कि स्टेज पर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो हो गया फॉर्मल असेसमेंट। वहीं पर जब क्लासरूम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हो जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए गए, कोई एक करेक्ट होता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में आते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि आपने इनको कोई राइटिंग दे दिया, कुछ भी दे दिया, और उसके बाद थ्योरी पोर्शंस टाइप में उन्होंने लिखा, उसको सबमिट किया, फिर आपने उनको इवेलुएट किया, तो वो सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चों ने कोई पेंट किया, अब आप उसको जज कर रहे हैं, तो ये सब आता है सब्जेक्टिव असेसमेंट में। देन आता है प्रोसेस नॉट प्रोग्रेस, प्रोसेस असेसमेंट, जैसे कि बच्चे क्लास में क्या करते हैं, पोएम को रिसाइट करते हैं, तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑन गोइंग एक्टिविटी को चेक करना, बच्चे कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सही वर्ड्स पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं, सही लाइन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चेक करना, ये होता है प्रोसेस असेसमेंट। किसी भी एक्टिविटी यानी ऑन गोइंग एक्टिविटी को मेजर करना प्रोसेस असेसमेंट में आता है। जैसे रीडिंग अलाउड अ पोएम, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है, वाइल इन प्रोग्रेस, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोसेस असेसमेंट में आते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट असेसमेंट, बेस्ड ऑन टेंजिबल पीस ऑफ वर्क सच एज एन essay, प्रोजेक्ट, मॉडल, एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, मॉडल, एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट, तो ये सब जब सबमिट कर दिया जाता है इस पर्पज से कि इनको एसेस किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा, ये होता है प्रोडक्ट असेसमेंट। लास्ट है कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, जिसको हम CCE बोलते हैं। इवेलुएशंस में ये अलग से एक टॉपिक पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, व्हाट इज CCE, कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवेलुएशंस, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट असेसमेंट में छोटा सा पॉइंट है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि बच्चे के या स्टूडेंट्स के स्कॉलस्टिक यानी स्कूल के अंदर और नॉन स्कॉलस्टिक यानी कि स्कूल के बाहर सभी एरियाज को कवर करना, सभी में पीपल्स के ग्रोथ को चेक करना, जैसे उनके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, सबको ही देखना कि सभी एस्पेक्ट से उनको फुलफिल करना, उनको चेक करना, मेजर करना, एसेस करना, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है। जबकि कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट का मतलब होता है कि रेगुलरली आप चेक करते रहें कि उनमें इन्हेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है,
ठीक है। तो रेगुलरिटी का मतलब हो गया कॉन्टीन्यूअस, और स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया को कवर करना हो गया कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके CCA यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट बन जाता है। तो टोटल टाइप ऑफ असेसमेंट में हमने 17 टाइप देखे हैं। तो इनमें से आपको जितने भी याद हो जाते हैं अच्छे से याद रखना और उनको आप एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझे रहेंगे पॉइंट्स को तो आप वहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर डिट्टो लाइन बाय लाइन चेक करता है, बट हाँ, अगर आपने टॉपिक को समझकर लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए या किसी प्रोफेसर की लैंग्वेज में आप उसको लिखें, आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।